हेलो मित्रों, नमस्कार। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमने स्कूल लेक्चर का जो है पेपर फर्स्ट की सीरीज चला रखी थी, है ना। पेपर फर्स्ट के लिए अपन हिस्ट्री वाला सेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मुगल और राजपूतों के संबंध के बारे में होगा। ठीक है, मुगल और राजपूताना में किस प्रकार से संबंध था वो आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कल अपन ने सल्तनत खत्म कर दिया था। सल्तनत और मुगलों के बारे में, सल्तनत और राजपूतों में क्या संबंध थे उनके बारे में अपन ने लगभग सारी चीजें देख ली थी। अब आपके जो सिलेबस में है ना, स्पेशली 6 राजाओं के नाम दे रखे हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो 6 राजाओं में जो है कुछ राजा थे जिन्होंने जो है मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। उनमें आते हैं राय सिंह बीकानेर के और मान सिंह आमेर के। ठीक है, ये मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं। और कुछ ने जो है 4 राजाओं ने जो है इनके खिलाफ नीति अपनाई थी, तो विरोध की नीति थी। उसमें आते हैं सांगा, प्रताप, राज सिंह और चंद्रसेन। ठीक है, ये 4 नाम आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको चीज बता देता हूं। तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक राजाओं को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन सांगा को डिस्कस करेंगे, ये चीज अपने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सांगा, फिर प्रताप, राज सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और मान सिंह, ये अपन इस सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। पहले मुझे लगा था कि यार अपन जो है इनके सिर्फ मुगल संबंध बता देते हैं कि सांगा के साथ मुगलों के क्या संबंध थे, प्रताप के साथ क्या संबंध थे, यही बता देते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर सिलेबस में इस एक्सक्लूसिवली नाम मेंशन कर रखा है ना, अगर सांगा का नाम मेंशन कर रखा है ना, तो वो जो एग्जामिनर होता है ना, वो सिलेबस कम पढ़ता है, वो सिर्फ वो नाम देखेगा, सांगा लिखा हुआ है तो सांगा पे से कुछ प्रश्न बना के दे देगा आपको। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ये वाली रिस्क ना ले कि सिर्फ आप मुगल संबंधों को देख के चले जाएं। आप सीधा क्या है, सारी चीजें एक बार डिटेल में देख लोगे ना, स्पेशली जिनके नाम दिए हुए हैं उनके बारे में तो सारी चीजें डिटेल में देख लोगे, तो आपको जो है मैटर से रिलेटेड पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई अपन ये चीज क्यों तो नहीं पढ़ के आए, है ना। और एक आध क्वेश्चन अगर वहां से उलझ जाए तो आपका अच्छा भला हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या है, पूरा सांगा आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा मानना था। प्लस जो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं वो था कि हमने जो है हम जैसे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना अपना, कोई सा भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपन क्या है, एक लाइव क्लास आयोजित कर लेते हैं। लाइव क्लास में क्या करेंगे, अपन जितने भी पुराने सालों के पीवाईक्यूज है ना वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। एक 15 तारीख को भी अपन ने लाइव क्लास की थी और उस लाइव क्लासेस में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। तो आप जो है पीवाईक्यूज वगैरह के लिए वो लाइव क्लास भी आप देख सकते हो। जो पुराने सालों के जो प्रश्न बनेंगे ना इन टॉपिक से, वो आप लाइव क्लास में देख लेना। ठीक है, तो 15 तारीख को अपन ने की थी और अब भविष्य में भी अपन जब करेंगे तो आपको मैं वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल चलाता हूं, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और उसमें जो है हम वो सारी इंफॉर्मेशन अपन डाल देते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज सांगा या संग्राम सिंह। ठीक है, अब सांगा की 2 उपाधियां अपने को मिलती है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, सांगा की एक उपाधि है हिंदूपत सम्राट और दूसरी उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। हिंदूपत सम्राट मतलब जो हिंदू है वो सब इसके पथ को फॉलो करें, है ना। तो हिंदू पथ मतलब हिंदुओं के लिए अनुगामी। ठीक है, तो वो जो शासक है वो कौन है, वो है अपने संग्राम सिंह जी। ठीक है, जिनको अपन सांगा भी बोलते हैं, है ना। और इनको बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो भग्नावशेष क्यों है ये सैनिकों का, कि सिर्फ शरीर बचा है थोड़ा सा, बाकी तो सब कुछ भग्न हो चुका, सब कुछ जा चुका। एक हाथ कट गया युद्ध में, एक आंख गई, है ना, एक पैर गया। इसलिए क्या है, इनको क्या बोलते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष। कौन बोलते हैं इनको सैनिकों का भग्नावशेष, जेम्स टॉड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेम्स टॉड एक और बात बोलते हैं सॉरी, जेम्स टॉड एक और बात बोलते हैं कि इनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। ठीक है, तो जेम्स टॉड क्या बोलते हैं कि जो अपने सांगा है उनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। ये उल्लेख वो उठाते हैं कहां से, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी बाबर के जो बाबर की जो आत्मकथा है उसको तुजुके बाबरी कहते हैं। ठीक है, तो बाबर नामा या तुजुके बाबरी से ये चीज उठाते हैं वो, है ना। और इसलिए आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सांगा के जो टाइम था, सांगा का समय था, उसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। ये बात कहां उल्लेखित की जाती है, तो मूलतः तो ये बाबरनामा में उल्लेखित है, लेकिन कर्नल टोड भी इसका उल्लेख करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, दोनों में से कोई भी सोर्स आ जाए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ओरिजिनली ये तुजुके बाबरी में लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन सांगा के बारे में देखते हैं। सांगा को पढ़ने से पहले अपन क्या है, इसको मेवाड़ की हिस्ट्री से भी तो कनेक्ट करें। सांगा कहां था, क्या था, क्यों था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका प्रारंभिक परिचय दे देता हूं आपको सांगा का। तो सांगा के बारे में कहा जाता है कि ये जो थे रायमल जी के बेटे थे। रायमल जी के 3 पुत्र होंगे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा।
वैसे तो 11 पुत्र थे, लेकिन ये 3 जो है सबसे महत्वाकांक्षी पुत्र थे, तीनों महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है, तीनों चाहते हैं कि मैं रायमल जी के जाने के बाद हम शासक बने मेवाड़ के। ठीक है, तो पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, ये क्या है, तीनों जाके भीलम, एक भीमल गांव है, उसकी चारण पुजारी थी, उसके पास जाके जो है अपना भविष्य दिखाते हैं कि हम में से शासक बनने का लायक कौन है। ठीक है, तो ये जो है जो पुजारिन थी, उन्होंने इन तीनों का बिहेवियर देखते हुए बोल दिया कि सांगा ही बनेगा शासक। तो ठीक है, तो जब सांगा का नाम लिया तो पृथ्वीराज और जयमल नाराज हो गए और सांगा के पीछे पड़ गए। ठीक है, तो सांगा भागा, वहां से भाग के सेवंतरी गांव में मंदिर में छुप गया। वहां पे जो है बीदा राठौड़ इनकी हेल्प करता है। बीदा राठौड़ के बाद जो है, जब बीदा राठौड़ ने हेल्प करी तो उसके बाद ये इसको अजमेर भगा देता है। अजमेर भगा के जो है करमचंद पंवार वहां पे हेल्प करेगा। लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीदा राठौड़ और करमचंद पंवार, है ना, इन दोनों का नाम देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने जो है सांगा के अज्ञातवास में या सांगा के आरंभिक कठिनाइयों वाले जीवन में मदद करी थी। या तो करमचंद पंवार दे देगा या बीदा राठौड़ दे देगा। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख लेना कि करमचंद पंवार ऐसा व्यक्ति था जिसने सांगा की अज्ञातवास में मदद करी थी। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं नाम दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो जब ये भागा वहां से और करमचंद पंवार ने इनकी हेल्प करी। ठीक है, तो करमचंद पंवार जब हेल्प करेगा, और ये जो करमचंद पंवार है अजमेर में रहता है। ठीक है, तो करमचंद पंवार ने हेल्प करी, और जब रायमल जी जो थे वो वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं और अपनी मृत्यु सैया पे लेटे हुए रहते हैं, तब जाके जो है सांगा को करमचंद पंवार के पास से बुलाया जाता है और फिर उनको मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। उसी बीच क्या होता है, अपने पिता के जीवन काल में ही, रायमल जी के जीवन काल में ये दोनों भाई जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं। किसी न किसी रूप में लड़ते हैं, अपने सिलेबस में है नहीं और इसको डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वीराज और जयमल जो है रायमल जी के रहते हुए ही जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं। इस वजह से जो है सांगा को बाद में बुलाया जाता है अजमेर से, और उसको बाद में राजगद्दी दे दी जाती है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यह भी इंपॉर्टेंट है कि सांगा जो है कब शासक बना था, तो सांगा बना था 24 मई 1509 को शासक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 मई 1509 को सांगा शासक बनता है। ठीक है, अब देखो एक, आप ये देखो, ये यहाँ पे है सांगा मेवाड़ का शासक। ठीक है, आसपास कौन कौन के राजा पड़ते हैं इसके। ठीक है, ये एक राजपूताना का तो क्षेत्र है ही, इसके अलावा पास में जो है बड़ा शासक पड़ रहा है अपना गुजरात वाला, इधर पड़ रहा है मालवा वाला, और इधर पड़ रहा है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में उस समय जो है सिकंदर लोधी, जब ये शासक बनेगा, जब जस राजगद्दी पे बैठेगा, तो यहाँ पे एक शासक होगा सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी का पिता था वो। ठीक है, तो सिकंदर लोधी शासक बने। इधर जो है सांगा थाई, इधर जो है मालवा में महमूद सेकंड से पहले नासिरुद्दीन रहेगा। तो जब राजगद्दी पर बैठा तो तत्कालीन शासक कौन था, नासिरुद्दीन था मालवा का। यहाँ पे गुजरात में महमूद बेगड़ा नाम का एक शासक हुआ करता था। ये मुजफ्फर शाह से पहले कौन था, महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि राजगद्दी के समय निम्न में से संग्राम सिंह या सांगा के जो है समकालीन कौन सा शासक नहीं था। ठीक है, 3 नाम दे देंगे, महमूद बेगड़ा, नासिरुद्दीन, सिकंदर लोधी, ये तो थे। अब इनमें से कुछ भी दे दे, मुजफ्फर शाह दे दे, चाहे महमूद सेकंड दे दे, चाहे इब्राहिम लोधी दे दे, तो आपको ये नहीं लगाने हैं, तीनों नाम यही लगाने। ठीक है, तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ के घुमाया जा सकता है आपका दिमाग। ठीक, अब अपन देखते हैं जो सांगा है उनकी नीतियों के बारे में देखते हैं कि सांगा ने किस किस तरीके से अपना काम किया। अब देखो, सांगा रहता है मेवाड़ में। ठीक है, सांगा के जो है इधर गुजरात पड़ता है, इधर मालवा पड़ता है, इधर दिल्ली पड़ता है। ये तीनों आपको समझ में आ गया। अब देखो गुजरात में जो है, गुजरात के साथ क्योंकि सांगा क्या है, एक साम्राज्यवादी शासक है। ठीक है, सांगा जो है अपना जो मेवाड़ वाला साम्राज्य है उसको फैला के पूरे भारतवर्ष का शासक बनना चाहता है, पूरे भारत का सम्राट बनना चाहता है। तो क्या करें इसके लिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सांगा जी ने कुंभाजी की गलतियों को समझा। कुंभाजी जो है राजनीतिक रूप से बहुत सफल रहे, सांस्कृतिक रूप से बहुत सफल रहे, लेकिन कुंभाजी ने जो है अपने पूरे राजपूत भाइयों को एक साथ नहीं किया था। ठीक है, तो सांगा को इस चीज का पता था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले राजपूतानों को इकट्ठा करते हैं। तो सांगा की दूरदर्शिता थी, उन्होंने राजपूतों के सभी शासकों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आए। ठीक है, क्या किया इन्होंने सबसे पहले सिरोही का अखेराज था, उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करी। सिरोही के अखेराज को मित्र बनाया। इधर ईडर के राजा शासक था उस टाइम पे, उनको भी मित्र बनाया। वागड़ वाले शासक को भी मित्र बनाया। अजमेर में अपना जो विश्वास पात्र व्यक्ति है, जिन्होंने इसकी अपने अज्ञातवास में मदद करी थी, करमचंद पंवार, उसको अजमेर की जागीर दे दी। अजमेर, बंदेड़ा और आसपास का जो एरिया है ना, उसमें चार महत्वपूर्ण जागीरें थी, वो सारी किसको दे दी, करमचंद पंवार को, प्लस रावत की उपाधियां दे दी। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर वाले क्षेत्र में जो गंगा थे, गंगा को मित्र बना लिया।
बीकानेर के जेतसी को मित्र बना लिया और आमेर के पृथ्वीराज को मित्र बना लिया। ठीक है, तो जब कभी भी बड़े युद्ध होंगे तो ये सब जो लोग हैं वो सांगा के झंडे के नीचे लड़ना अपना स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो इन सबको मित्र बना के जो है सांगा ने राजपूताने का एकीकरण कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो पूरे राजपूताने को एक करने का प्रयास किया सांगा ने। ठीक, फिर अपन देखते हैं जो इनके बीच में इन्होंने ये सांगा की दूरदर्शिता थी। तो 1509 में सांगा क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो 1509 से इधर इब्राहिम लोदी जो है 1517 तक, ठीक है, इब्राहिम लोदी के अटैक तक सांगा ने लगभग पूरे राजपूताने को एक कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, आप ध्यान से देखना। अब इब्राहिम लोदी का पिता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपने धौलपुर और भरतपुर का एरिया जो है वो लगभग आगरा के अधीन ला रखा था। ये आगरा में शासन थे, शासन क्या करते थे ये लोग, है ना। दिल्ली मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक प्रतिनिधित्व राजधानी है। ठीक है, वैसे इनकी जो इब्राहिम लोदी की राजधानी वो आगरा ही थी, ये बात भी ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो आगरा जस्ट पास पड़ता है अपने भरतपुर धौलपुर के, तो ये वाला एरिया जो है इनके अंतर्गत आता था। तो इनको लगा कि यार राजपूताने के बड़े हिस्से को अपन अपनी तरफ मिलाते हैं। ठीक है, ताकि अपने को क्योंकि ये भी महत्वाकांक्षी था, इब्राहिम लोदी भी चाहता था कि मेरा भी साम्राज्य बड़ा हो। इधर सांगा का अपना पूरा सपना देख रहा था कि भारत का सम्राट मैं बनूंगा। ठीक है, और सांगा को एक कमजोर अपना शत्रु भी दिख रहा था इब्राहिम लोदी के रूप में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी सांगा से तो कमजोर था ही, क्योंकि इसने पूरे राजपूताने की शक्ति हासिल कर ली थी सांगा ने। ठीक है, तो इसने क्या किया, तो इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी ने क्या किया, एक कूटनीति करके जो खातोली वाला एरिया है ना वहां तक अपनी सेना को लेके आ गया। खातोली कोटा और बूंदी के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो खातोली अगर कोटा पूछे तो कोटा, बूंदी पूछे तो बूंदी, लेकिन कोटा बूंदी दोनों हो तो कोटा लगा देना आंसर। ठीक है, ऐसा भी क्या कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो कोटा लगा देना। ठीक है, तो खातोली कोटा में पड़ता है अपने। 1517 में जो है यहाँ पर एक युद्ध होता है। 1517 वाले खातोली के युद्ध में जो है सांगा ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। तो जब इब्राहिम लोदी ने हार का स्वाद चखा तो इब्राहिम लोदी ने बोला यार ये तो बहुत खतरनाक शासक आ गया अपने ही नीचे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी उस समय तो चला गया, लेकिन बाद में अब देखो इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हारेगा। ठीक है, पूरी तरह से हार के इसके बाद में जो है इसमें अमर काव्य वंशावली अपने एक काव्य रचना है जो कि अमर सिंह जी के टाइम पे लिखी गई थी, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, तो अमर सिंह जी के टाइम पे जो लिखी गई थी इसमें जो है दो चीजों का जिक्र मिलता है खातोली युद्ध के बारे में। एक ये बनता है कि जो लोदी शहजादा था उसको जो है सांगा पकड़ लेता है। ठीक है, तो सांगा ने क्या किया, लोदी इब्राहिम लोदी का जो पुत्र था शहजादा था उसको पकड़ लिया था। पकड़ते जो है उस शहजादे के पिताजी इब्राहिम लोदी ने कुछ धन भिजवाया और धन भिजवा के रिक्वेस्ट करी कि यार इसको छोड़ दो। तो फिर उसके बाद जाके उसने सांगा ने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये भी एक उल्लेख वहां पे प्राप्त होता है। इस वाले खातोली वाले युद्ध में ये एक इंपॉर्टेंट बात और है, खातोली वाले युद्ध में सांगा ने अपना बायां हाथ और एक पैर खो दिया था। ठीक है, तो बायां तो हाथ है ना, और एक पैर सांगा वाले अपने खातोली वाले युद्ध में सांगा ने खोया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, तो अब यहां पे हार का स्वाद चख लिया, तो इसने क्या किया, एक प्लान बनाया। इसने क्या किया, भाई अपन अकेले जाएंगे तो सांगा कूटेगा, तो एक काम करते हैं अपन दो लोगों को साथ लेके चलते हैं। उस समय जो है इनका सेनापति था मियां माखन। ठीक है, तो मियां माखन की सेना इधर व्यस्त थी, तो खातोली में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, सॉरी मियां हुसैन फार्मूली। ठीक है, एक मियां माखन तो उनका सेनापति था ही सही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मियां माखन और मियां हुसैन फार्मूली इन दोनों की सेनाओं को कंबाइन लाके फिर इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, तो इस बार युद्ध होगा बाड़ी। ठीक है, तो धौलपुर वाले एरिया में यहां पे पड़ता है बाड़ी। यहां पे जो है आगरा से जो है एक सेना लाई जाती है, तो यहां पे सांगा जो है लड़ते लड़ते यहां बाड़ी तक पहुंच गया, धौलपुर तक। ठीक है, धौलपुर में एक भयंकर युद्ध होगा। भयंकर युद्ध में जो है सांगा है वो बुरी तरह से इसको फिर से पराजित करेगा। ठीक है, तो सांगा ने दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी के खिलाफ दोनों युद्धों में जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया है। बाड़ी वाले युद्ध में मियां माखन और मियां हुसैन फार्मूली को भी हराया था। किसने, सांगा ने। ठीक है, तो खातोली और बाड़ी में दोनों में जीत लिए। अब देखो, अब गुजरात के खिलाफ भी एक संघर्ष चलेगा। गुजरात के खिलाफ क्यों संघर्ष चलेगा, क्योंकि यहां गुजरात और सांगा के बीच में एक बफर स्टेट पड़ता है ईडन। ठीक है, तो ईडर वाले क्षेत्र में क्या हुआ, वहां का जो शासक था ना उसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, तो शासक की डेथ होती है तो उसके दो बेटे होते हैं, एक रायमल एक भारमल। ठीक है, रायमल और भारमल, तो रायमल जो है उसने बोला कि मैं शासक बनता हूं। ठीक है, तो मैं शासक बनता हूं और शासक बन गया। तो भारमल भाग के किसके पास पहुंच गया, मेवाड़ के पास, कि साहब शासक बनूंगा मैं, है ना, तो आप मेरे को सपोर्ट करिए, तो ईडर आपका हो जाएगा। अब रायमल जो है वो क्या, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं,
रायमल जो है मेवाड़ के उसमें चला जाएगा और भारमल जो है गुजरात के वहां चला जाएगा, गुजरात के पास चला जाएगा कि आप जो है हम दोनों को सहयोग दो। तो इनके दोनों के बीच में जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है ना, तो रायमल को सहयोग कौन करेगा? मेवाड़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रायमल को मेवाड़, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था तो आप ध्यान रख लेना, रायमल को मेवाड़ समर्थन देगा और गुजरात को कौन देगा समर्थन? सॉरी, गुजरात किसको समर्थन देगा? भारमल को। ठीक है, तो इसके बाद जो है रायमल को शासक बना दिया जाता है। ठीक है, ईडर में कौन शासक बनेगा? रायमल बनेगा, मेवाड़ जीतेगा ईडर में। ठीक है, तो ईडर में रायमल चलेगा, शासक बनेगा और भारमल भाग के कहां चला जाएगा? गुजरात में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, रायमल जी 1-2 साल में जो है रायमल जी की एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो रायमल जी एक्सपायर हो गए, रायमल जी की डेथ हो गई। डेथ होते हैं क्या है, भारमल ने रिक्वेस्ट करी सांगा से कि प्लीज अब तो मुझे शासक बनने दो। ठीक है, भारमल को जो है बुलाता है मेवाड़ में महाराणा सांगा और बुला के उसको बोलता है कि देख लेना, शासक तो बना देता हूं लेकिन गुजरात के पास जाने की हिम्मत मत करना अगली बार। उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं एक बफर स्टेट हूं, आपको न्यूट्रल सपोर्ट देता रहूंगा, प्लस अगर आपको किसी युद्ध में मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे को बोल देना। इस प्रकार से जो है रायमल और भारमल का जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें जो है अंततः रायमल की जीत होती है, लेकिन रायमल की मृत्यु होने के बाद जो है भारमल को यहां का शासक स्वीकार कौन कर लेता है? मेवाड़। ठीक है, तो गुजरात और मेवाड़ के बीच में अगर कोई सांगा के समय में अगर कोई आपत्ति थी तो वो सिर्फ ईडर की राजगद्दी को लेकर आपत्ति थी और कोई बीच में कोई भी युद्ध नहीं होता है गुजरात और सांगा के बीच में। ठीक है, तो गुजरात का शासक कौन था उस समय? मुजफ्फर शाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रख लेना। ठीक है, गुजरात सोल्व हो गया, दिल्ली का इब्राहिम लोधी सोल्व हो गया। ठीक है, अब आता है मालवा का व्यक्ति। तो मालवा का जो राजा था उस समय था महमूद सेकंड। ठीक है, महमूद सेकंड राजा था, खलजी वंश का यहाँ पे शासन था। तो खलजी महमूद सेकंड जो है यहाँ का शासक हुआ करता था, वो भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, है ना। मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय जो है इसके यहाँ पे कार्य किया करता था, उसने मेदिनी राय को भगा दिया था चंदेरी में। चंदेरी के मेदिनी राय को फिर क्या किया था, गागरोन वाला जो एरिया है ना, गागरोन वाला एरिया यहाँ पे पड़ता है झालावाड़ में अपने। ठीक है, तो गागरोन वाला जो एरिया है वो चंदेरी के मेदिनी राय को दे दिया जाता है, किसके द्वारा? सांगा के द्वारा। ठीक है, तो सांगा ने गागरोन वाला एरिया दे दिया, तो गागरोन वाले एरिया को मालवा अपने आप में क्लेम करता है कि ये तो मेरा एरिया है। ठीक है, आपने कैसे दे दिया? तो मालवा और सांगा मेवाड़ के बीच में एक संघर्ष चालू हो जाता है, महमूद सेकंड वर्सेस सांगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फेमस युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। तो मालवा की सेना कहां पे आ जाती है? अपने गागरोन में। मेवाड़ इसका समर्थन करता ही है चंदेरी राय का, तो चंदेरी राय की जगह पे यहाँ पे मेवाड़ की सेना जाती है, इधर से मालवा की सेना आती है। तो महमूद खिलजी अपने बेटे के साथ युद्ध लड़ने आता है, तो बेटे को तो जो है मार दिया जाता है मेवाड़ की सेना द्वारा। तो बेटा आसफ खां था, उसको तो सल्टा दिया। अब इसके बाद जो बचा कौन? महमूद खिलजी खुद शासक। ठीक है, खुद शासक को जो है हरिदास चारण नाम का एक सैनिक था, उस हरिदास चारण ने क्या किया था, इसको पकड़ लिया था। ठीक है, हरिदास चारण को पकड़ने के बाद जो है मेवाड़ के राजा ने 12 गांव गिफ्ट किए थे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हरिदास चारण के द्वारा जो है उसकी सूझबूझ की वजह से जो है मेवाड़ अपना मालवा के शासक महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 माह की कैद दे दी जाती है। ठीक है, तो 6 माह की कैद की सजा किसको सुनाई गई थी? सजा तो क्या ही सुनाएंगे, बट वो 6 माह तक कैद में रहेगा। फिर उसके जो बिहेवियर था, महमूद खिलजी भी क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर वाला आदमी था, तो उसने जो है एक गुलाब का फूल अर्पित किया, किसको? सांगा को, और सांगा का दिल पिघल गया। और सांगा का दिल पिघलते उसने बोला कि ठीक है तू जा, लेकिन तेरे बेटे को जो है जमानत के रूप में यहाँ पे रख जा। ठीक है, तो जमानत के रूप में उसके पुत्र को रख जाता है और 6 माह के बाद जो है इसको मुक्त कर दिया जाता है महमूद सेकंड को। ठीक है, तो तबकात अकबरी एक ग्रंथ है जिसको निजामुद्दीन अहमद लिखता है और वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है। तो इसमें जो है सांगा के उदार चरित्र की या उदार व्यवहार की, कि जिस प्रकार से उसने उदार व्यवहार दिखाया महमूद सेकंड के खिलाफ, तो उसकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। तो ये कौन सा ग्रंथ था जिसमें सांगा की उदार व्यवहार की प्रशंसा की जाती है? वो था निजामुद्दीन अहमद का तबकात अकबरी। अकबर के दरबार में लिखता था निजामुद्दीन अहमद और उसने उस टाइम पे ये बात लिखी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। अब देखो, दिल्ली सलट गया, गुजरात सलट गया और मालवा सलट गया। ठीक है, अब दिल्ली का एकमात्र शासक बचेगा कौन? बाबर। ठीक है, तो दिल्ली का शासक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसी समय 2000 ये 1519 तक का पीरियड हो गया। ठीक है, 1527, 25, 26 तक जो है दिल्ली पर जो है किसका अधिकार हो जाता है? 1526 तक दिल्ली पर हो जाता है बाबर का अधिकार। ठीक है, दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र जीत लेता है बाबर। अब बाबर
जो है बाबर और सांगा। बाबर जो है यहां से आता है, अफगानिस्तान से अटैक करता है दिल्ली पे, दिल्ली का जो है शासन इब्राहिम लोदी से छीन लेता है। ठीक है, 1526 में। 1526 में जो है दिल्ली में इसको समझ में आता है कि यार सिर्फ दिल्ली नहीं लूंगा मैं, अब मैं पूरे भारत का सम्राट बनना चाहता हूँ, पूरे भारत का बादशाह बनना चाहता हूँ। तो बादशाह बनने का सपना देखने लगा। तो सबसे जो उस समय जो उत्तरी भारत था उसमें सबसे बड़ी शक्ति थी कौन? मेवाड़। तो मेवाड़ के सांगा के खिलाफ पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी मैं भारत का सम्राट कहलाऊंगा। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का, तो उत्तर भारत का तो सम्राट तभी कहलाऊंगा जब मैं सांगा से जीतूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया यहां पे जो है अपना ये वाला एरिया है अपना भरतपुर धौलपुर वाला एरिया, तो उस वाले एरिया में अपनी सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया। तो एक एरिया था बयाना वाला एरिया। बयाना वाले एरिया, बयाना के किले पे क्या किया इसने, अपना जो चचेरा भाई था, है ना, अपने चचेरा भाई था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। तो मेहंदी ख्वाजा को भेज देता है। अब आप देखो, आप ये देख लोगे कि बाबर और सांगा के बीच में युद्ध का कारण क्या था, क्योंकि दोनों महत्वाकांक्षी हैं। और तुजुके बाबरी में एक और उल्लेख अपने को ये प्राप्त होता है कि तुजुके बाबरी में ये कहता है कि बाबर, सांगा ने जो है ना, मुझे तुजुके बाबरी में बाबर खुद लिखता है कि सांगा को मैंने सांगा को जो है सांगा ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी कि आप आओ दिल्ली का शासन जीतो। ठीक है, मित्रता का वो भी भेजा पैगाम, और इसने वादा खिलाफी की कि भाई मैं आते हैं ना आपका सहयोग करूंगा, ऐसा सांगा ने उस समय प्रेषित किया था उसको। लेकिन वादा खिलाफी के तहत जो है सांगा ने जो है मेरी मदद नहीं करी कोई भी, तो मैं इस वजह से जो है सांगा पे अटैक करूंगा अब। ठीक है, ये बात कौन लिख रहा है? बाबर लिख रहा है। तो सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जो है बाबर युद्ध की घोषणा करता है। ठीक है, तो बयाना वाले जो एरिया में मेहंदी ख्वाजा अपने जो चचेरे भाई है मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा, इन दोनों को भेज देता है कहां पर? बयाना वाले किले पे। ठीक है, बयाना जो है भरतपुर वाला एरिया अपने राजपूताने के अंदर आ रहा है, तो राजपूताना के अंदर आएगा तो मेवाड़ से सीधा सीधा जो है टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है कौन? बाबर। ठीक है, तो बाबर वहां पे सांगा जो है अपनी सेना लेके पहुंच जाता है कहां पे? बयाना वाले दुर्ग में। सांगा ने अपनी सेना को वहां पे भेज दिया और सांगा ने बहुत बुरी तरह से मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा दोनों को हरा दिया। तो 16 फरवरी 1527 का बयाना का युद्ध हुआ और बयाना के युद्ध में सांगा विजयी होता है और जो है मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा को कहां भगा देता है? आगरा और दिल्ली की तरफ। ठीक है, वो आगरा दिल्ली की तरफ फिक्स 1 महीने बाद एक बड़ी सी सेना लेकर बाबर हाजिर होता है। 16 फरवरी को होता है, 1 महीने बाद 17 मार्च को फिक्स खानवा के युद्ध में मिलते हैं दोनों। ठीक है, तो खानवा वाला एरिया में जो है एक और फेमस युद्ध होता है। ठीक है, फेमस युद्ध होता है 17 तारीख वाली भी तिथि याद रखना, तिथि से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 17 मार्च 1527 को होता है। कब होता है? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि मोहम्मद शरीफ होता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का एक ज्योतिषी होता है मोहम्मद शरीफ, वो घोषणा कर देता है कि भाई अगर बाबर ने ये युद्ध लड़ा इस हिंदू सुल्तान के खिलाफ, है ना, तो बाबर ने अगर ये हिंदू सुल्तान के खिलाफ ये युद्ध लड़ा तो बाबर का विनाश निश्चित है। ये बात एक अफगानिस्तान के ज्योतिषी ने बोली। तो अफगानिस्तान के ज्योतिषी पर बहुत सारे अफगान सैनिकों का, जो वहां बाबर के साथ जो सैनिक आए हुए थे, उनका बहुत अटूट विश्वास था। तो उनको लगा कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बाबर तो हारने वाला है हिंदू के खिलाफ, और हिंदू के खिलाफ जो है, हिंदू भी कैसा हिंदू है, ये तो सैनिकों का साक्षात भग्नावशेष है, उसका तो शरीर ही नहीं है, वो साक्षात राक्षस है। ठीक है, जिसके एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो वो तो साक्षात राक्षस आएगा हमसे युद्ध लड़ने। तो राक्षसों के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? ठीक है, वो इनके लैंग्वेज में शैतान हो गया, तो शैतान के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? ठीक है, ये बात एक सैनिकों ने बोलना शुरू कर दिया। सैनिकों का मनोबल भारी भरकम रूप से टूटा हुआ था। तो बाबर ने क्या किया? उनके मनोबल वृद्धि के लिए 3 चीजें की। तो इस्लाम का प्रचारक बनता है बाबर, खुद को बोलता है कि मैं इस्लाम का जो है प्रचारक हूं, और मैं भारत में अटैक करने का जो मेरा उद्देश्य है ना, वो तो इस्लाम का प्रचार करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है अपन हिंदुओं के खिलाफ अब जो है अपन अटैक करने जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे इब्राहिम लोदी, वो मुस्लिम सरकार बैठी हुई थी ना, वो हिंदुओं का पक्ष ले रही थी। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे? एक जिहाद का नारा देते हैं। ठीक है, जिहाद करेंगे हिंदुओं के खिलाफ। ठीक है, तो राजपूतों के और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने का नारा देके खानवा के युद्ध में इसने जो मुस्लिम सैनिक थे अपने, उनका मनोबल बढ़ाया। ठीक है, धार्मिक प्रचार करके, तो जिहाद का नारा दिया। ठीक है, और शराब जो है, इस्लाम में शराब को जो है खारिज माना गया है ना, शराब हराम है। तो शराब हराम है, तो उसने क्या करा? अपने जो शराब, क्योंकि बहुत बड़ा शराबी था बाबर, तो अपनी सारी शराब की जो पेटियां थी वो निकलवाई और उसके सब सैनिकों के सामने पेटियां फिकवा के बोला कि आज से शराब भी बंद। ठीक है, तो शराब बंद, जिहाद शुरू। और तमगा, एक मुस्लिम व्यापारी पे एक व्यापारी कर लिया जाता था उस समय,
भारतीय क्षेत्र में, उसको बोलते थे तमगा। तो आज से तमगा को भी हटाया जाता है। तो 3 चीजें करी मनोबल बढ़ाने के लिए, वहां के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। एक, शराब छोड़ दी, शराब छोड़ के पेटियां फेंकवाई उनके सामने, फिर जिहाद का नारा दिया हिंदुओं के खिलाफ, और तमगा कर, जिसको अपन व्यापारिक कर कहते हैं, मुस्लिम व्यापारियों से जो लिया जाता था वो तमगा कर 2.5% ही लिया जाता था उस टाइम पे भी। उसको भी बोला ये भी नहीं लिया जाएगा आपसे, मुस्लिम व्यापारी स्वतंत्र रूप से कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 रुपया कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो खुश हो गए कौन? मुस्लिम सैनिक। मुस्लिम सैनिक खुश हो गए। ठीक है, तो उत्साही बाबर सेना के और सांगा के बीच में फिर युद्ध होता है बयान खानवा वाले एरिया में। ठीक है, इस बार जो है सांगा जो है थोड़ा ढीला पड़ जाता है, सांगा ढीला पड़ जाता है। तो सांगा ने इनको 1 महीने का मौका भी दे दिया, 16 फरवरी से 17 मार्च में प्रिपरेशन का। ठीक है, मनोबल भी बढ़वा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सांगा की बहुत बुरी तरह से पराजय होती है इस युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा वाले युद्ध में। ठीक है, तो सांगा घायल होता है बुरी तरह से। तो सांगा को जो है युद्ध भूमि से ले जाने का कार्य किसने किया था? युद्ध भूमि से बसवा वाले स्थान पे, दौसा में पड़ता है बसवा, वहां पे जो है अखेराज लेके जाता है, सिरोही का अखेराज था ना, वो लेके जाता है। कौन? किसको? सांगा को। ठीक है, बाबर के सहयोगियों में, सांगा के सहयोगियों में मैंने बताया आपको कि इतने सारे लोग थे, सबने अपनी अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, बीकानेर के जैत सिंह ने सेना भेजी कल्याणमल के नेतृत्व में, कल्याणमल जो है इनका बेटा होता है जैत सिंह का। जोधपुर में गांगा ने सेना भेजी मालदेव के नेतृत्व में। मेड़ता का रायमल वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, इसके अलावा आमेर का पृथ्वीराज, अजमेर का करमचंद पंवार, सिरोही का अखेराज, अपना ईडर का भारमल, डूंगरपुर या वागड़ का उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रतन सिंह। ये प्रश्न भी पूछा जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, ये सारे नाम आप इंपॉर्टेंट याद रख लेना। और बाघ सिंह देवलिया, प्रतापगढ़ में पड़ता है ये अपना देवलिया ठिकाना। सादड़ी का झाला अज्जा है, सलुम्बर का राजा रावत रतन सिंह है। सलुम्बर वाले हमेशा लीड करते हैं मेवाड़ की सेना को। ठीक है, फिर क्या है, इसको बसवा में इलाज करवाया जाता है और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सादड़ी जो है, सादड़ी का जो झाला अज्जा है, जब घायल हो जाते हैं सांगा, ठीक है, तो घायल हो जाते हैं तो सादड़ी के झाला अज्जा जो है छत्र धारण करके सेना का नेतृत्व संभालते हैं। कौन संभालते हैं? सादड़ी के झाला अज्जा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, अगर देखो इसमें क्या होता है, आपसे भविष्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इतिहास के सोर्सेज पढ़े, तो कहीं कहीं पे सादड़ी के आते हैं झाला अज्जा, कहीं पे हलवद के आते हैं। तो काठियावाड़ में एक स्थान पड़ता है हलवद, तो हलवद के होते हैं ये झाला अज्जा। ठीक है, तो झाला हलवद में पढ़ते थे या सादड़ी में पढ़ते हैं, कोई भी ऑप्शन आए, एक ही ऑप्शन आएगा, आप सादड़ी लगाना। अगर सादड़ी नहीं आगे हलवद आए तो हलवद लगाना ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना। ये था अपना पूरा बाबर के बीच में और सांगा के बीच में कैसा क्या लड़ाई हुई थी, वो सारी चीज अपन ने डिस्कस कर ली। अब हार के कारण अगर अपन देखें, राजपूतों की हार के कारण, तो राजपूतों की हार का पहला कारण था कि बाबर जो है अपने साथ तोपखाना लेके आया था। तोपखाने के अलावा एक तुलगुमा युद्ध पद्धति लेके आया था बाबर। तुलगुमा युद्ध पद्धति में क्या होता था, जैसे मान लो ये शत्रु पक्ष की सेना है, शत्रु पक्ष जैसे अपने राजपूत सैनिक थे, वो सारे सैनिक जो है एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, बड़ी सी सेना लेके एक साथ कूच करेंगे। लेकिन जो तुलगुमा युद्ध पद्धति थी उसमें क्या होता था, सांगा ये जो बाबर था, इसने एक बहुत ही छोटी सेना को इस बड़ी सी सेना के सामने लड़वाया। ठीक है, अब ये सेना जो है 1 घंटे लड़ी। अब ये सारे भले ही योद्धा मारे गए, लेकिन ये 2 सेना रिजर्व बटालियन रखता था। ठीक है, ये रिजर्व बटालियन क्या करती थी, इसके पीछे जाके, इसके भी पीछे से जाके इन पे अटैक करती थी राजपूतों पे। ठीक है, तो ये तुलगुमा पद्धति से जो है इनको बहुत बुरी तरह से जो है नुकसान हुआ। भले ही राजपूत सेना बड़ी थी, संख्या में बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो है इसकी जो स्मार्ट पॉलिसी थी, स्मार्ट नीति थी, उसकी वजह से जो है सांगा को हारना पड़ा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि राजपूतों में जो है विकेंद्रित सैनिक संगठन था। तो विकेंद्रित राजपूत सेना थी, सैनिक संगठन विकेंद्रित कैसे था, देखो ये सारे शासक थे। ठीक है, मान लो 10,000 सैनिक आए जोधपुर से, 8,000 है मेड़ता से, 5,000 है अपने बीकानेर से, 4,000 अजमेर से। ठीक है, अब ये जो सेना है ना, जितनी भी सेना जिनके अंडर आ रही है, तो वो मालदेव के लिए लड़ रही है, ना कि सांगा के लिए। ठीक है, वो कल्याणमल के लिए लड़ रही है, सांगा के लिए नहीं लड़ रही। तो ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइज मेथड होता है। और बाबर की जो सारी सेना थी ना, अगर वो 25,000 की भी थी या 50,000 की भी थी ना, वो सारी सेना बाबर के लिए लड़ रही थी। और इधर जो है अपने सांगा के लिए कोई सिर्फ मेवाड़ की सेना लड़ रही थी। इसके अलावा अखेर सिरोही वाली सेना जो है सिरोही के लिए लड़ रही थी, जोधपुर वाली जोधपुर के लिए लड़ रही थी। तो एक समान लक्ष्यों के लिए अगर आदमी नहीं लड़ता है ना, एक समान होके, ठीक है, संगठित होके नहीं लड़ता है, तो वो सेना हारती ही है। ठीक है, तो ये भी इसका हार का कारण था प्रमुख। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि नागौर के खानजादा, ठीक है, नागौर में खानजादा हुआ करता था।
ये नागौर वाला, नागौर में खान ज्यादा शासक हुआ करते थे। उन्होंने आरंभ में तो बोला कि भाई साहब मेवाड़ वालों, मैं आपकी मदद कर दूंगा, सेना भी लेके चला गया। लेकिन बाबर ने जब इनको बुलाया अपने उसमें और बुलाया तो अपनी तरफ कन्विंस कर लिया बाबर ने। और यहाँ पे एक रायसीन एरिया पड़ता है, रायसीना हिल्स, जैसा नाम सुना ना आपने दिल्ली और उसके आसपास वाले एरिया में, लेकिन रायसीना अपने हरियाणा और उसके आसपास ही पड़ता है शायद, है ना। तो रायसीन का एक शासक था सलहदी तंवर, तंवर या तोमर जो शासन था वो अपने दिल्ली में पड़ता था। अपन पृथ्वीराज चौहान के समय में भी अपन ने देखा था, ठीक है। तो रायसीन में एक सलहदी तंवर नाम का एक शासक हुआ करता था। वो भी बाद में जो है अपने किसके लिए काम करने लग जाता है, बाबर के लिए। तो नागौर के खान ज्यादा और रायसीन का सलहदी तंवर, ये दो आदमियों के नाम याद रख लेना, ये दोनों जो है बाबर के लिए काम करने लग जाते हैं बाद में, ठीक है। तो ये इन्होंने विश्वासघात किया और इस विश्वासघात की वजह से भी जो है अपने सांगा को हारना पड़ा, ठीक है। ओझा जी के हिसाब से कि ये सब भी चल जाता, लेकिन एक चीज जो सांगा ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इनको 16 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक का टाइम दे दिया, एक महीने का टाइम दे दिया। और एक महीने में जो है बाबर ने सेना की भी, अपनी सेना की भी तैयारी कर ली, प्लस जो सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था उसको भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो बाबर को ये मिलिट्री एडवांटेज मिल गया एक महीने का समय देकर, ठीक है। तो ये भी जो है सांगा की हार के कारण थे, ठीक है। तो ये था अपना महाराणा सांगा, ठीक है। महाराणा सांगा में अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो मैं वापस आपको बता देता हूं एक बार क्विक रिवीजन में। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, इनके आरंभिक जीवन में देखें तो रायमल जी के पुत्र थे और अपने दोनों भाइयों से जो है उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जो है बचपन का जीवन अज्ञातवास में गुजरा। करमचंद पवार ने इनकी हेल्प करी, बीदा राठौड़ ने इनकी हेल्प करी, ठीक है। राजगद्दी के समय 24 में 1509 को राजगद्दी में बैठते हैं। उस समय गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, मालवा का था नसीरुद्दीन और दिल्ली का था सिकंदर लोदी। इसके अलावा इन्होंने जो है अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो है किस प्रकार से अपनी पॉलिसी अपनाई। पहले तो जो है राजपूताने का संगठन, पूरा संगठन तैयार किया। इसके अलावा गुजरात के शासक के साथ ईडर के प्रश्न पर जो है एक ईडर वाले जो उस पर मतलब ईडर क्षेत्र में जो है दो जो भाई थे जिनमें उत्तराधिकार संघर्ष चला हुआ था, भारमल और रायमल। तो भारमल का सहयोग कौन देता है, गुजरात देता है, रायमल को सपोर्ट करता है, रायमल अंततोगत्वा जीत जाता है, ठीक है। बाद में जब रायमल की डेथ हो जाती है तो भारमल जो है शासक बन जाता है। इसके बाद जो है अपन देखते हैं कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है दो युद्ध लड़ता है, एक तो खातौली का युद्ध, एक बाड़ी का युद्ध। खातौली के युद्ध में सांगा विजयी होता है और अमर काव्य वंशावली के हिसाब से लोदी के शहजादे को गिरफ्तार करके धन देकर छोड़ दिया जाता है। इसी युद्ध में जो है बायां हाथ और एक पैर खो देता है, ठीक है। इसी वजह से टॉड ने इसको क्या कहा है, सैनिकों का भग्नावशेष। बाड़ी के युद्ध में धौलपुर में होता है, 1518 में होता है। 1518 में जो है मियां माखन, मियां हुसैन फार्मूली और इब्राहिम लोदी, इन तीनों के खिलाफ जो है ये जीतता है, ठीक है, सांगा। फिर इसके बाद अपन देखते हैं मालवा के खिलाफ। मालवा के खिलाफ गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। महमूद खिलजी और सांगा के बीच में होता है। महमूद खिलजी का बेटा होता है आसफ खां। आसफ खां की हत्या कर दी जाती है इस युद्ध में और महमूद को खुद को गिरफ्तार कर लिया जाता है हरिदास चारण द्वारा। 12 गांव जो है उसको गिफ्ट में दे देते हैं कौन, मेवाड़ के शासक सांगा। फिर 6 माह की कैद के बाद इसको जमानत, अपने पुत्र के रूप में जमानत देके उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तबकात अकबरी में इसके उदार व्यवहार की प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा बाबर और सांगा के बीच में देखते हैं तो दोनों महत्वाकांक्षी थे। तुजुके बाबरी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहयोग न देना या वादा खिलाफी का आरोप लगा के बाबर ने जो है सांगा पे अटैक किया। बयाना वाला किला जीत लिया और मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा को दे दिया गया। बाद में सांगा द्वारा छुड़ा लिया गया। बयाना के युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित करेगा किसको, बाबर को। 16 फरवरी 1527 को यह युद्ध हुआ। इसी युद्ध में पहली बार